नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जड़ी बूटी सलाहकार समिति की बैठक में कहा कि हर्बल और जड़ी बूटी सेक्टर में नवाचार, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग पर जोर दिया जाए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में क्लस्टर बनाकर कार्य करने, उच्च हिमालयी हर्बल उत्पादों को प्रोत्साहन देने और बेस्ट प्रैक्टिसेस का अध्ययन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर्बल इकोनॉमी से किसानों, महिलाओं और स्थानीय युवाओं को बेहतर आय और रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री आवास में परिवीक्षाधीन पीसीएस अधिकारियों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रशासनिक सेवा नौकरी नहीं, जनता की सेवा का ईश्वरीय कार्य है। उन्होंने युवा अधिकारियों से नवाचार, संवेदनशीलता और समाधान केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। साथ ही पहाड़ी राज्य की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने हर नागरिक तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने, पारदर्शिता, न्याय और ईमानदारी को अधिकारी की पहचान बताया। खटीमा में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ आयोजित होने वाली रैली को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज हैं। दरअसल बीजेपी सरकार के खिलाफ 14 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली कांग्रेस की रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता व्यापक रूप से तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं इसी को लेकर कांग्रेस कार्यालय में कई विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी की उपस्थिति में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि 14 दिसंबर को होने वाली ऐतिहासिक रैली में खटीमा से बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर रैली को सफल बनाएंगे। इस पर उन्होंने बीजेपी सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार वोट का अधिकार, वोटर लिस्ट और मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनने के तरीके को खत्म कर रही है। आज हम लोग खटीमा यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय पे पहुंचे हैं और हमारे साथ यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक भुवन कापड़ी जी और हमारे किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरेंद्र सिंह लाडी जी, जिनको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी पार्टी ने अभी दी है। 14 तारीख को एक ऐतिहासिक रैली राहुल गांधी जी की होने जा रही है, वोट चोर गद्दी छोड़। तो उसको लेकर लाडी जी को पूरे जिले का हमारा इंचार्ज बनाया है। इन्हीं की रेख देख में सारी बसें और गाड़ियां यहाँ पूरे जिले से जाएंगी। उसी क्रम में आज खटीमा में बैठक है। कल हमने बैठक करी थी जसपुर और गदरपुर, और आज हम लोग करेंगे खटीमा, सितारगंज और नानकमता। जो ये रैली है, हमारा मानना ये है कि हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं पूरे देश में जो आज मोदी की आंख में आंख डाल के जितने भी गलत काम हमारे देश में हो रहे हैं उसको उजागर कर रहे हैं। जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, कितने प्रदेशों में उन्होंने भी खुलेआम मीडिया में दिखाया कि फर्जी वोटों का काम किया गया। जिस घर में 4 लोग रह सकते हैं वहां पे 400 लोगों के वोट, कई जगह 300 वोट, कई जगह 500 वोट। तो जो फर्जी वोट बनाए गए, इसी तरीके से चुनाव प्रदेशों में जीते गए। तो उसी को लेके एक हल्ला बोल रैली आयोजन की गई है दिल्ली में। उसमें हमारे उधम सिंह नगर से अच्छी संख्या में लोग जाएंगे, क्योंकि पार्टी का मानना है कि दिल्ली के नजदीक है उधम सिंह नगर, हरिद्वार। तो उसी को लेके हमारी आज पूरी बैठकें चल रही है। और बाकी देश का वातावरण क्या है वो आपके सामने है। 14 दिसंबर को दिल्ली रामलीला ग्राउंड में एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, जिसमें उत्तराखंड से अधिक संख्या में लोग उपस्थित रहेंगे। और इसके ही तहत हमारे लाडी जी को उधम सिंह नगर जिले का रैली का प्रभारी बनाया है। तो आज लाडी जी खटीमा आए हैं और खटीमा के सारे कांग्रेस कार्यकर्ता, वरिष्ठ लोग यहाँ एकत्रित हैं। देखिए, भारत की आजादी के बाद भारत की जो सबसे खूबसूरती है वो भारत का संविधान है। पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन जब से देश आजाद हुआ है तो जनप्रतिनिधि के रूप में राजा जनता के वोट से चुना जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, जो हमारे संविधान की सबसे बड़ी ताकत एक आम आदमी को दी गई थी, वोट की, वो मतदान की, तो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। चाहे ईवीएम के माध्यम से हो, चाहे वोटर लिस्ट के माध्यम से हो, चाहे चुनाव आयुक्त को चुनने के तरीके में हो। पहले भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त था उसका चयन प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश मिलकर करते थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य न्यायाधीश को हटाकर प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री कर उसके चयन की प्रक्रिया पूरे सरकार के पक्ष में कर ली है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर ली है। जिससे चारों ओर आपको दिखाई दे रहा है
वोट चोरी के मामले लगातार आ रहे हैं कि एक ही घर में सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में वोट बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड मौसम विभाग ने इस बार कड़ाके की ठंड और भारी शीतलहर का अनुमान जताया है। सीएम धामी के निर्देश पर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने जिलों को कोल्ड वेव एक्शन प्लान तैयार करने, खाद्यान्न, पेयजल, ईंधन और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश भी दिए। रैन बसेरों, अलाव और बेसहारा पशुओं की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं 23 दिसंबर को राज्य स्तरीय कार्यशाला भी प्रस्तावित है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और चीफ सेक्रेटरी सर के द्वारा लगातार हम लोगों को निर्देश दिए गए हैं और हम लोगों ने जनपदों को निर्देश भी जारी किए हैं कि शीतलहर से बचाव की तैयारी कर ली जाए। जनपदों द्वारा इसमें तैयारी कर ली गई है। अब देख रहे हैं देहरादून नगर निगम में या अन्य नगर निकायों में जहाँ जहाँ आवश्यक है सब जगह अलाव जलाने की कार्रवाई की जा रही है। कंबल वितरण के बारे में कहा गया है और जहाँ रास्ता बंद होने की संभावना होती है, जहाँ बर्फबारी के कारण रास्ता बंद हो जाता है, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में अगले फरवरी तक के लिए राशन और आवश्यक जो संसाधन हैं, जिसमें पेट्रोल के, डीजल का भंडारण, खाद्यान्न का भंडारण, दवाइयों का भंडारण और जो आवश्यक सामग्री है उसका भंडारण करने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग 11 दिसंबर तक दिव्यांग और वृद्धजनों के लिए वृहद शिविर आयोजित करेगा। शिविरों में पंजीकरण, चिकित्सा जांच और आवश्यक सहायक उपकरण जैसे व्हीलचेयर, वॉकर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, ट्राईसाइकिल आदि प्रदान किए जाएंगे। वहीं पात्र लाभार्थियों को ये उपकरण निःशुल्क बांटे जाएंगे ताकि उन्हें दैनिक जीवन में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। सरकार की स्कीम है वयोश्री और एडीपी योजना। वयोश्री में जो वृद्धजन होते हैं 60 वर्ष से अधिक के, और एडीपी योजना में दिव्यांगजन जिनके पास यूडीआईडी कार्ड होता है, हैंडीकैप सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड सबके पास रहता है। तो उनके लिए भारत सरकार ने सहायक उपकरण, सिर्फ इस समय दांत नहीं है, पूरा दांत का सेट नहीं है और चश्मे नहीं है, उसके अलावा जितने भी सहायक उपकरण हैं वो निःशुल्क वितरित किए जाते हैं। लेकिन ये पहले भारत सरकार उनका परीक्षण करती है कि इनको क्या चीज़ चाहिए। भारत सरकार का पोर्टल होता है, जैसे आज रायपुर में कैंप है तो उनका वो आज परीक्षण हो जाएगा, भारत सरकार के और पोर्टल में अपलोड हो जाएंगे। तो उसके 15 से 30 दिन के अंदर फिर कैंप लगेगा और उनको जो जो सामान है निःशुल्क दिए जाते हैं। सबसे अच्छा ये है, पहले मासिक आय प्रमाण पत्र लाना पड़ता था दोनों को, वृद्धजन को भी उसको राजस्व विभाग का। अब भारत सरकार ने बहुत इजी कर दिया है कि प्रधान का मासिक आय, प्रधान या पार्षद। उत्तराखंड राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किए जाने पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बड़ा बयान देते हुए कहा और साथ ही व्यंग किया कि जब नाम लोक भवन है तो जनता के आने जाने पर रोक क्यों है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास का नाम तीर्थ रखने पर भी आपत्ति जताई है और शीतकालीन यात्रा की शुरुआत से पहले आदि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद नमामि गंगे घाट पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा पूजन कर संकल्प लिया और फिर धर्म और शासन से जुड़े कुछ तीखे सवाल भी उठाए। चेंज कर दिया क्योंकि उसका नाम राजभवन था। अब वहां पर जो राजभवन में रहता है उसका नाम राज्यपाल है, तो राज्यपाल का नाम भी चेंज करिए। राजभवन में राज शब्द से आपको आपत्ति थी, भवन तो जैसा का तैसा ही है, तो राज शब्द से आपको आपत्ति थी, तो राज्यपाल के नाम में भी तो राज्य लगा है। हमारा उत्तराखंड है, ये भी एक राज्य है, तो इस राज्य के नाम से राज शब्द को हटाओ। ये राज शब्द से आपको क्या दिक्कत है? इसका मतलब है कि जो हिंदू धर्म है, हमारे हिंदुओं की जो शासन व्यवस्था है वो राज व्यवस्था है। तो राज शब्द से ये चिढ़ किसी को है, मतलब हिंदुओं से चिढ़ है, तो राज शब्द से आपको इतनी चिढ़ क्यों है? और अगर चिढ़ है तो आप राज्यपाल को भी नाम बदलिए। राजभवन का नाम आपने बदला है, लोक भवन किया है, और अगर कोई जगह लोक की हो गई है तो लोक को वहां निर्बाध रूप से आवागमन की छूट दीजिए। हरिद्वार एसएसपी ने पुलिस लाइन रोशनाबाद स्थित पुलिस मॉडर्न स्कूल में बनाई गई अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब का लोकार्पण किया। इस सीएसआर कार्यक्रम में दोबारा बनाई गई कंप्यूटर लैब में संरचनात्मक सुधार, मरम्मत कार्य, लैब के फर्श का नवीनीकरण समेत कई आवश्यक सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया है। वहीं कार्यक्रम समाप्ति पर एसएसपी डोभाल ने टीम को मोमेंटो प्रदान करते हुए सहयोग के लिए आभार प्रकट किया।
यह लैब के नवीनीकरण विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करेगी और तकनीकी सीखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। मैं पुलिस मॉडर्न स्कूल में आज पैनासोनिक एंकर पैनासोनिक और चिराग फाउंडेशन के द्वारा CSR एक्टिविटी में एक बहुत ही उच्च सुविधायुक्त, उच्च संसाधनयुक्त एक कंप्यूटर लैब जो पुलिस को हैंडओवर की गई है। मैं पैनासोनिक ग्रुप को और चिराग फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूं। उनके द्वारा काफ़ी मेहनत के बाद एक अच्छी कंप्यूटर लैब हमें दी है। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं इससे जो यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आने वाली चुनौतियों को देखते हुए मुझे जिस तरीके से नई नई तकनीकों पे काम हो रहा है, निस्संदेह कंप्यूटर के प्रति जो उनका लगाव है वो बढ़ेगा और जो हमारा जो यूथ है, हमारा जो बच्चा है वो आगे और अच्छे तरीके से चीज़ों को फेस कर सकेगा। मैं फिर से एक बार चिराग फाउंडेशन और पैनासोनिक वालों का धन्यवाद देता हूँ। सर, बच्चों को मोटिवेशन के लिए सर कुछ देखिए, मैं सभी जो यहाँ पर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, साथ में हरिद्वार पूरे जनपद में या पूरे स्टेट में जो भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि लगन मेहनत का कोई भी इसका कोई ऑप्शन नहीं है। उनको लगातार मेहनत करते रहनी चाहिए और अपने प्रयासों पर लगातार लगना चाहिए और निस्संदेह एक दिन वो सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोगों ने जो है कि एक कंप्यूटर लैब यहाँ पे इस्टेब्लिश जो किया था उसे हैंडओवर किया प्रिंसिपल पुलिस मॉडर्न स्कूल को। बेसिकली जब हमने ये इनिशिएशन लेने की सोची थी तो हमें लग रहा था कि पता नहीं यहाँ पे बच्चे किस लेवल के होंगे, क्या होंगे, बट एक हमने असेसमेंट किया और असेसमेंट के बाद हमको लगा कि यहाँ पे ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो बहुत ही मार्जिनल, छोटे गरीब तबके के लोग यहाँ पे आते हैं और सच में ये स्कूल बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। आसपास के वो लोग जो कि बहुत ही इकोनॉमिकली पिछड़े हुए हैं, साथ ही साथ यहाँ पे ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो पुलिस लाइन के या तो कांस्टेबल्स के बच्चे हैं या तो फिर जो है कि होम गार्ड्स और इनके बच्चे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम हमने बनाया है, डेडिकेट किया है थ्रू CSR, ये इन सारे लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। उनको नई विधा, नई टेक्निक, कंप्यूटर के ज्ञान अर्जन करने में बहुत ही आसानी होगी। देहरादून में रायवाला पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चेकिंग दौरान संरक्षित प्रजाति के 14 छोटे बड़े कछुओं के साथ पति पत्नी तस्कर को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त बेताब नाथ ने बताया कि कबाड़ी का काम करते हैं और कछुओं को नजीबाबाद निवासी से खरीदकर ऋषिकेश में महंगे दामों पर बेचने की योजना थी। वहीं पुलिस की सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी है। रुड़की लक्सर मार्ग पर हुसैनपुर गांव के पास अवैध मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक नवीन और बाइक सवार मेहताब की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें, पहले भी ओवरलोड और अवैध खनन वाहन कई जानें ले चुके हैं। वहीं प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप जारी है। बच्चे को घर से बुला के ले गया मजदूरी पे, अंकित लक्सर गांव से, और वो किस मजदूरी के लिए ले गया, क्या करा के ले गया, क्या करा रहा था, ये नहीं हम कह सकते। हमें रात को 11 बजे सूचना मिली कहीं और से अज्ञात, तो उसका पता लगा कि उसकी डेथ हो गई किसी एक्सीडेंट से। यो नहीं हम कह सकते क्या हुआ क्या नहीं। पुलिस भी गुमराह कर रही है और मालिक का अब तक अता पता नहीं है। पुलिस इसमें चोर है, पुलिस क्या है संगीत, ये मामला चल नहीं रहा, पता नहीं लग रहा। और आगे क्या होगा हम बॉडी को अपने ऐसे स्वीकार नहीं करेंगे। पोस्टमार्टम के लिए पहुंच रहे हैं हम और यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे हम कोतवाली में, अगर पुलिस हमें सही राय नहीं देगी। पुलिस ने सूचना दी थी? पुलिस ने कोई सूचना नहीं दी। पुलिस का फर्ज बैठता है, पुलिस ने अब तक कोई सूचना नहीं दी। पुलिस क्या काम कर रही है, हमारे बच्चे को क्या पता कहाँ फेंक देगी, कहाँ रला देगी, कुछ पता। पीएम के लिए सब किसने पूछवाया? पुलिस ने पूछा दिया, पुलिस ने कहाँ भेजा हमें नहीं पता अब तक, हमें नहीं पता पुलिस ने कहाँ भेजा। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है पुलिस ने, हमें तो सूचना ही नहीं है, पुलिस ने सूचना ही नहीं दी। पुलिस का हक बैठता है घर पर परिजनों को सूचना देने का। कोई कॉल दिखा दो, कोई कॉल दिखा दो, पुलिस ने किसी परिवार वाले को सूचना दी हो, ग्राम प्रधान को सूचना दी हो। अभी इस चीज़ की तहकीकात नहीं निकल के सही से आ पा रही। आप क्या चाहते हैं भैया? हम ये चाहते हैं हमारी आगे कार्रवाई की जाए, पुलिस हमारे सपोर्ट करे
और जनता भी हमारी सपोर्ट करे, मुआवजा मिले जी, और हमें मुआवजा वगैरह जो भी है वो मिले। नहीं मालूम हो पा रहा है इसका, हमारे लड़के को घर से बुला कर लाए और हमें ही सूचना दी जा रही। मालूम जैसा कि घर से बुलाने गया था, ऐसे घर पता नहीं जा सकता कि तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, तो इस बात की जानकारी करना चाहूँगी। तो पुलिस के पास पहुंचे हैं, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला ना हम बुलाएंगे मालिक को। क्या कार्रवाई लगी पुलिस? वो कह रहे कैमरे भी दिखाएंगे, हम वो कार्रवाई करेंगे, इसको बुलाएंगे। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय संस्कृत प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। 13 जिलों से आए 900 से अधिक छात्र छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। पहले 95 विकास खंडों में हुई प्रतियोगिता के विजेता अब आशु भाषण, वाद विवाद सहित 5 विधाओं में कौशल दिखा रहे हैं। इस दौरान संस्कृत अकेडमी ने बताया कि खंड स्तर पर 55,000 बच्चों ने भाग लिया था। अब उत्साहपूर्ण मुकाबला जारी है। ये प्रतियोगिता हमारी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है और 95 विकास खंडों से हमने जो प्रतियोगिता कराई थी वह सबसे पहले खंड स्तर पर होती है। इसके पश्चात जो जीते हुए सारे अभ्यर्थी होते हैं वे जनपद स्तर पर आकर प्रतिभाग करते हैं। जनपद स्तर पर जो जीत कर आते हैं उनकी राज्य स्तरीय यह प्रतियोगिता हो रही है। वर्तमान में 13 जिलों से सारे के सारे जो प्रतिभागी जीत के आए हैं, सारे उत्तराखंड के 13 जिलों का ये प्रतिनिधित्व हो रहा है। और यहाँ पर मात्र संस्कृत विद्यालयों या महाविद्यालयों के ही छात्र नहीं हैं, डीपीएस के छात्र हैं, डीएवी के छात्र हैं, सारे पब्लिक स्कूलों के छात्र हैं। जो जिला स्तर और खंड स्तर पर जिन्होंने अपनी प्रतिस्पर्धा में सबसे अग्रणी स्थान प्राप्त किया है, वे सारे के सारे राज्य स्तर पर यहाँ। सबसे पहले तो 55,000 बच्चों ने खंड स्तर पे प्रतिभाग किया। उसके पश्चात जीतने के पश्चात करीब 15,000 के करीब जो है जनपद स्तर पे आए हैं और यहाँ पर लगभग 9 से 950 बच्चे जो राज्य स्तर पर हैं इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की तैयारियां तेजी पर हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान सूची का बीएलओ ऐप के जरिए मिलान होगा। 40 वर्ष तक के मतदाताओं का सीधे मिलान, अधिक आयु वाली प्रोजनी आधारित मैपिंग और 11,733 बूथों में केवल 4,155 बीएलए तैनात। सभी जिलों में हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। के लिए हर पोलिंग पार्टी एक अपॉइंट करती है। इन द सेम वे पोलिंग समाप्त होने के बाद 5 साल के लिए फिर एक बूथ लेवल एजेंट, सो दैट बीएलओ और बूथ लेवल एजेंट दोनों मिलके काम करने से वहाँ पर सारी जो इश्यूज है वो सॉर्ट आउट होने की सहूलियत है। नहीं, ये हर पार्टी के एक पर्सन रहेगा, अलग अलग पर्सन रहेगा। जैसे बीजेपी का एक, कांग्रेस का एक, सीपीआई का एक, आम आदमी पार्टी का एक, जो भी जितने पार्टी नॉमिनेट करना चाहेंगे, फिर ये लोग बीएलओ के साथ, जैसे हमारे बीएलओ ने एक सूची बनाया है, फिर ये सब लोगों को बांटेंगे सारी बीएलएस को। अगर वो लोग हाँ सब चीज़ हाँ कहेंगे, अगर कोई आपत्ति हो गया तो फिर हमारे लिए काम बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगी। क्योंकि अदरवाइज वो इलेक्शन का दिन बोलते हैं कि साहब मेरा वोटर काट दिया गया, मेरा वोटर जोड़ दिया गया। अगर ये लोग पहले से ही ये नामित हो जाते हैं तो हम सबके लिए सहूलियत रहेगी। आम जनता को जो है जानकारी प्राप्त हो कि जो ऐसा गतिविधि होगा इसमें बीएलओ के द्वारा जो है सत्यापन की कार्रवाई पहले की जाएगी। उसके बाद जिन जिन का नाम और जिन के परिवार की जो जानकारियाँ प्राप्त हो जाती है 2003 की सूची के अनुसार, उन व्यक्तियों से कोई भी डॉक्यूमेंट लेने की आवश्यकता नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि 60-70% से ज़्यादा व्यक्ति ऐसे पाए जाएंगे जिनसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा। और ड्राफ्ट पब्लिकेशन करते समय भी जो बीएलएस होंगे, बूथ लेवल एजेंट्स होंगे, उनके साथ सूची साझा किया जाएगा। तो जो बीएलएस अपॉइंट किए जाए पोलिंग पार्टी के द्वारा, वो सूची प्रकाशन से पहले सूची को जांच कर ले, कुछ कमी होती है, कुछ अगर उसमें त्रुटियां होती है उसका सुधार कर दिया जाए। उसके बाद ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा और पब्लिशिंग के बाद भी कोई त्रुटि रह जाती है, वो छूट जाता है व्यक्ति, ही कैन सबमिट हिज मतलब अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है नाम शामिल करने के लिए। अगर गलती से नाम में त्रुटि हो जाती है तो उसको सुधार करने का भी आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और दावे और आपत्तियों के समय। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।